अगर भविष्य को आज में देखना हो तो शायद जापान से बेहतर कोई जगह नहीं है। यहाँ रोबोट सिर्फ मशीनें नहीं हैं, वो समाज का एक बहुत अहम हिस्सा बन चुके हैं। हाँ, ये तो सब जानते हैं कि जापान दुनिया का नंबर 1 इंडस्ट्रियल रोबो बनाने वाला देश है। लेकिन ये कहानी सिर्फ बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों तक सीमित नहीं है। यहाँ रोबोटिक्स लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत गहराई तक उतर चुका है। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर जापान में ही रोबोट वाला भविष्य इतना असली क्यों लगता है? चलिए आज इसी की तह तक जाते हैं। इसका जवाब ना 2 बहुत मजबूत वजहों में छिपा है। एक है वहाँ की संस्कृति और दूसरा एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय संकट। एक तरफ तो है जापान की हजारों साल पुरानी एनिमिज्म की परंपरा, मतलब वो ये मानते हैं कि हर चीज में एक आत्मा होती है, फिर चाहे वो कोई पत्थर हो, पेड़ हो या फिर एक रोबोट। इसी सोच की वजह से जापानी लोग रोबोट्स को सिर्फ मशीन नहीं बल्कि एक साथी की तरह देखते हैं और उन्हें आसानी से अपना लेते हैं। और दूसरी तरफ है एक बहुत ही गंभीर असलियत। देश की आबादी तेजी से बूढ़ी हो रही है और काम करने वाले लोगों की जबरदस्त कमी होती जा रही है। और ये कमी कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा इस नंबर से लगाइए। एक स्टडी के मुताबिक 2040 तक जापान को 1 करोड़ 10 लाख, जी हाँ 11 मिलियन से भी ज्यादा वर्कर्स की कमी झेलनी पड़ सकती है। तो जाहिर है इतने बड़े दबाव के चलते जापान की कंपनियां अलग अलग इंडस्ट्रीज में रोबोट्स को एक सॉल्यूशन की तरह देख रही हैं। चलिए पहला केस देखते हैं रिटेल का, खास तौर पर जो वहाँ के कन्वीनियंस स्टोर्स हैं ना, वहाँ रोबोट्स वर्कर्स की कमी को कैसे पूरा कर रहे हैं। इस बारे में टेली एग्जिस्टेंस के सीईओ जिन की एक बात पूरी तस्वीर साफ कर देती है। वो कहते हैं, मसला सिर्फ लागत का नहीं, मसला ये है कि आप अपने बिजनेस को लंबे समय तक चलाएंगे कैसे। मतलब साफ है, जापान के लिए ये सिर्फ पैसे बचाने का तरीका नहीं बल्कि बिजनेस को जिंदा रखने की मजबूरी है। अब रिटेल से निकलकर चलते हैं खेती-बाड़ी की तरफ, यानी एग्रीकल्चर सेक्टर में, क्योंकि यहाँ भी कहानी कुछ वैसी ही है। यहाँ पर चैलेंज ये है कि जापान के किसान बहुत तेजी से बूढ़े हो रहे हैं और उनके साथ साथ उनका दशकों का जो तजुर्बा है, जो कीमती ज्ञान है, वो भी खोने का खतरा है। तो इस मुश्किल का हल कैसे निकाला जा रहा है? बहुत ही अनोखे तरीके से। जैसा कि कुबोटा जो खेती के उपकरण बनाती है, उसके एक एक्सपर्ट कहते हैं, हमें उनके तजुर्बे को डेटा में बदलकर बचाना होगा। और ये होता कैसे है? प्रोसेस कुछ ऐसा है। पहले स्मार्ट हार्वेस्टर्स GNSS टेक्नोलॉजी से फसल का सारा डेटा इकट्ठा करते हैं, जैसे उसमें प्रोटीन कितना है, नमी कितनी है। फिर इस डेटा को एनालाइज करके अगले साल की फसल को और बेहतर बनाया जाता है और धीरे धीरे ये पूरा का पूरा सिस्टम ऑटोमेटिक होने की तरफ बढ़ रहा है। और ये सब करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एक अनुमान ये भी है कि 2050 तक दुनिया की आबादी का पेट भरने के लिए हमें खाने का प्रोडक्शन 70% तक बढ़ाना होगा। तो खाने की बढ़ती डिमांड एक तरफ और मजदूरों की कमी दूसरी तरफ। अब आते हैं हमारी तीसरी और आखिरी केस स्टडी पर, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। ये एक ऐसा काम है जो शारीरिक रूप से बहुत मुश्किल और खतरनाक माना जाता है और जापान में यहाँ भी एक बड़ा बदलाव आ रहा है। जरा इन आंकड़ों को देखिए। 1997 से लेकर अब तक जापान में कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की संख्या लगभग 70 लाख से घटकर 50 लाख से भी कम रह गई है। ये एक बहुत बड़ी गिरावट है। और इसी का जवाब है स्मार्ट कंस्ट्रक्शन। इसे ऐसे समझिए कि असली दुनिया में किसी साइट पर काम शुरू करने से पहले उसकी एक परफेक्ट डिजिटल कॉपी एक जुड़वा साइबर स्पेस में बनाया जाता है। वहाँ हर चीज को ऑप्टिमाइज किया जाता है। इससे न सिर्फ मजदूरों की कमी पूरी होती है बल्कि काम कहीं ज्यादा सेफ हो जाता है। तो देखिए, ये सब सिर्फ खाली जगहों को भरने के बारे में नहीं है। जापान का जो ये रोबोट रेवोल्यूशन है ना, इसके पीछे काम को देखने का, काम की परिभाषा को ही बदलने का एक बहुत बड़ा नजरिया है। टेली एग्जिस्टेंस के सीईओ की एक और बात सुनिए जो सच में सोचने पे मजबूर कर देती है। वो कहते हैं, हम चाहते हैं कि लोग खुद रोबोट के मालिक बने ताकि उनकी एक बेसिक इनकम हो सके। जरा सोचिए, एक रोबोट हो जो किसी के लिए पैसे कमाए। तो फिर फाइनल गोल क्या है? जो भी बोरिंग और बार बार करने वाले काम है उन्हें ऑटोमेट कर दो। इससे क्या होगा? इंसानों का समय और उनकी असली काबिलियत फ्री होगी। उन्हें परिवार के लिए, अपनी क्रिएटिविटी के लिए ज्यादा वक्त मिलेगा और जो खतरनाक काम है उन्हें रिमोट से ऑपरेट करके सुरक्षित बनाया जा सकेगा। तो आखिर में जापान का जो नजरिया है वो काफी उम्मीद भरा है, भले ही बाकी दुनिया में इसको लेकर थोड़ी शंका हो।
और जापान की इस रोबोटिक्स क्रांति के पीछे जो सबसे बड़ी ताकत है वो है टेक्नोलॉजी पर भरोसा, एक तरह का टेक्नोलॉजिकल ऑप्टिमिज्म। ये एक ऐसा विश्वास है कि टेक्नोलॉजी हमारी जिंदगी को बेहतर बना सकती है और एक ऐसी दुनिया बना सकती है जहां इंसान और मशीनें कंधे से कंधा मिलाकर काम करें। और ये पूरी बातचीत हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या हो अगर रोबोट्स हमारी नौकरियां लेने नहीं आ रहे, बल्कि वो काम करने आ रहे हैं जिन्हें हम अब करना ही नहीं चाहते? ये एक ऐसा सवाल है जो रोबोट्स पर होने वाली पूरी बहस को ही एक नया मोड़ दे देता है।